नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। महानदी अफवाह तंत्र के उत्तर की ओर से जो नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। महानदी की जो उत्तर की ओर से सहायक नदियां उनके बारे में, तो उसमें जो पहला जो नदी था शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ा। उसके बाद शिवनाथ की जो सहायक नदियाँ थी उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब उत्तर की ओर से जो महानदी की सहायक नदियाँ होती हैं उनमें जो दूसरी जो नदी है शिवनाथ के बाद, वो है हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी। तो हसदेव नदी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र। तो हसदेव नदी का जो उद्गम है वो है देवगढ़ सोनहत का पठार। ठीक है, देवगढ़ सोनहत का पठार जो कि कोरिया जिले में पड़ता है। और जिसकी तहसील कोरिया जिला में पड़ता है और कौन सी तहसील में पड़ता है, तो सोनहत तहसील में यह पड़ता है। ठीक है, सोनहत तहसील में पड़ता है। हसदेव का जो उद्गम स्थल है वो देवगढ़ है, सोनहत का पठार जो कि कोरिया जिले में पड़ता है, और तहसील जो है वो सोनहत तहसील के में पड़ता है। ठीक है, अब इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा केरा सीलादेही या इसी को महुआडीह के समीप, महुआडीह के पास महानदी में इसका विसर्जन होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा केरा सीलादेही या महुआडीह के पास महानदी में। ठीक है, अब इसकी जो कुल लंबाई है वो है 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कोरिया जिले से निकली, उसके बाद कोरबा जिले में जाती है और अंत में जांजगीर चांपा में बहती हुई महानदी में मिल जाती है। तो तीन जिलों में यह बहती है। अब इसका सहायक नदी भी आप याद रखिए। सहायक नदियाँ कौन कौन से जलप्रपात हैं या परियोजना है जलप्रपात। ठीक है, उसके अलावा इसमें इसके जो तटीय स्थल हैं, तट पर स्थित जो स्थल हैं उसके बारे में पढ़ना है, परियोजना पढ़ना है। इसमें कौन सी हसदेव में परियोजना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है एक हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना। ठीक है, और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियाँ कौन सी उसके नाम देख लेते हैं। तो तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन को जटा संकरी के नाम से भी जाना जाता है। जटा संकरी के नाम से भी अहिरन को जाना जाता है। और चोरनई, ये नदी। ठीक है ना, तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन जिसे जटा संकरी के नाम से भी जाना जाता है, और चोरनई नदी ये है। अब इसके जो जलप्रपात हैं, अमृतधारा जो जलप्रपात है हसदेव नदी पर ही है, और एक गावर घाट। ठीक है, अब इसके तट पर कौन से नगर या स्थल बसे हुए हैं, तो कोरबा,
जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा याद मत रखिए, सिर्फ चांपा याद रखिएगा, चांपा। पीथमपुर जो कि जांजगीर चांपा में ही है, ठीक है, जांजगीर चांपा में ही है पीथमपुर। और ये जो मैं अहिरन नदी बताया जटाशंकरी, इसके तट पर एक नदी है, एक स्थल है कटघोरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कटघोरा जो है अहिरन नदी जटाशंकरी, जिसे जटाशंकरी भी बोला जाता है, उसके किनारे स्थित है। और हसदेव नदी के किनारे कोरबा, चांपा, पीथमपुर, ठीक है, ये स्थित है। अब परियोजनाएं, तो एक परियोजना तो बता ही दिया मैं, हसदेव बांगो परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना, यह परियोजना 1967 में बना था और इसका अन्य नाम जो है एक मिनी माता परियोजना, ठीक है, मिनी माता परियोजना हसदेव बांगो परियोजना को ही जाना जाता है। मिनी माता परियोजना जो है हसदेव बांगो परियोजना का ही अन्य नाम है, ठीक है। अब ये मिनी माता परियोजना या हसदेव बांगो परियोजना जो है माचा डोली कोरबा जिला में जो है वहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बारे में, हसदेव बांगो परियोजना के बारे में 2 फैक्ट्स आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना ही है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है, ठीक है, 87 मीटर की एक ऊंची बांध है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध है। ये 2 फैक्ट्स याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ स्पेशल या विशेष फैक्ट्स, विशेष तथ्य भी हसदेव नदी से रिलेटेड आते हैं। वो है पहला फैक्ट जो है, जो हसदेव नदी का जो घाटी है, हसदेव नदी घाटी, ये जो है कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब हसदेव नदी के जो घाटी एरिया है, घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे कोयला के लिए बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पे कोयला खदान बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, कोयला खदान मिलते हैं। यही रीजन है कि कोरबा जिला, आपका कोरिया जिला, इनमें बहुत ही कोयले की खदानें हैं, ठीक है। अब हसदेव रामपुर जो कोयला क्षेत्र है इतना विस्तृत है कि यह सरगुजा तक फैला हुआ है। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। जब नदी जोड़ो परियोजना पढ़ाऊंगा तो एक फैक्ट बताऊंगा ही, हालांकि याद रख लीजिए ये भी, नदी जोड़ो परियोजना जो था, नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके तहत इसकी जो सहायक नदी है एक, कौन सी, अहिरन नदी, तो इस अहिरन नदी को खारंग नदी में जोड़ा गया था, खारंग नदी में जोड़ा गया है, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। अब नदी जोड़ो परियोजना क्या है उसके बारे में अलग से बताऊंगा ही, हालांकि इतना याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सिंचाई संकट थी उसको दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने का एक सिलसिला चालू किया गया, जिसे ही नदी जोड़ो परियोजना कहा गया, ठीक है। उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा। अब इसके बाद जो तीसरी सहायक नदी है, हसदेव के बाद जो शिवनाथ और हसदेव के बाद जो तीसरी सहायक नदी है महानदी की उत्तर की ओर से, वो है मांड नदी, ठीक है, मांड नदी। फिर से वही चीज, उद्गम, विसर्जन, लंबाई,
प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदी, इतना पहले देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से। तो जो मांड नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट है। मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, जो कि सरगुजा जिले में है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और इसका जो विसर्जन है, मांड नदी का जो विसर्जन है, चंद्रपुर के पास किससे मिल जाती है? महानदी से, महानदी में मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है 155 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, मैनपाट सरगुजा में है, तो सरगुजा से निकला, उसके बाद रायगढ़, फिर जांजगीर चांपा, 3 जिलों में बहता है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, कोइराज, चिंदई, कोइराज और चिंदई, ये जो सहायक नदियां हैं, ये बाईं ओर से मांड नदी में मिलती है। उसके अलावा ये जो नदियां हैं कोइराज और चिंदई, ये दाईं ओर से मांड नदी में मिलती हैं। और एक जो नदी है कुरकुट, इसकी जो एक सहायक नदी है, ये बाईं ओर से मांड नदी में मिलती है। अब इसका जो संगम स्थल है, इसका जो संगम स्थल है, ये जो नदी है, मैं बोला चंद्रपुर के पास महानदी में मिलती है। कहाँ? चंद्रपुर में महानदी, और दूसरा आपका मांड नदी, यह तो मिलता ही है। प्लस लात नदी भी चंद्रपुर में महानदी से मिलता है। ऐसा मैंने जब लात नदी को पढ़ाया था तो बताया था। तो ये चंद्रपुर में महानदी, मांड नदी और लात नदी का संगम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्राचीन नाम देख लेते हैं। इस मांड नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? तो वो है मंदगा या मंदगा, जो कि मार्कंडेय पुराण में इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। और एक और नाम है मदंगा के अलावा मंदवाहिनी, मंदवाहिनी भी इसका प्राचीनतम नाम है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या विशेष तथ्य हम लोग देखें मांड नदी से रिलेटेड, जो कि याद करने चाहिए। तो जैसा कि हसदेव नदी घाटी में कोयला मिलता है, वैसा ही मांड नदी घाटी में भी कोयला मिलता है। मांड नदी घाटी में भी कोयला मिलता है। हालांकि ये हसदेव नदी घाटी में जितना कोयला मिलता है उतना मांड नदी घाटी में कोयला नहीं मिलता, परंतु इसके भी मांड नदी घाटी में भी कोयला मिलता है। हाँ, अब ये जो मैं पढ़ा है कि संगम स्थल जो है इसका चंद्रपुर में, किसका? महानदी, मांड नदी और लात नदी। तो इन्हीं के संगम स्थल को ही, संगम स्थल में ही चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रपुर में ही इनके संगम स्थल महानदी, लात नदी और मांड नदी के संगम पे ही चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। इसके बाद जो शिवनाथ की महानदी की नेक्स्ट सहायक नदी वो है केलो नदी। केलो नदी, और उसके बाद हम लोग सिर्फ ईब नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केलो नदी का उद्गम, विसर्जन, सहायक नदी, तटीय शहर या तटीय स्थल याद रखिए, परियोजना याद रखिए, ठीक है, इसके बारे में। तो केलो नदी का जो उद्गम है लुड़ेग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील का नाम है। लैलूंगा तहसील जो कि रायगढ़ जिला में आता है। रायगढ़ जिला के लैलूंगा तहसील में लुड़ेग पहाड़ी नामक स्थान से केलो नदी का उद्गम होता है। अब इसका जो विसर्जन है
वो जो है उड़ीसा में महादेवपाली, उड़ीसा में महादेवपाली नामक एक स्थान है। उस स्थान महादेवपाली स्थान के पास ही किस में मिल जाती है? महानदी में। क्योंकि महानदी की सहायक नदी इसलिए महानदी में मिल रही है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, 2 सहायक नदियां हैं इसकी, एक कोलडेगा और एक राजर। इसका तटीय क्षेत्र, तटीय शहर क्या है? तो रायगढ़ जो है केलो नदी के तट पे बसा हुआ है। अब केलो नदी पे कौन सी परियोजना है? तो केलो नदी परियोजना। अब इसका अन्य नाम भी है एक, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, यह भी रायगढ़ जिले में है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईब नदी, शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में ये लास्ट देखेंगे। उसके बाद शिवनाथ जो अपवाह तंत्र है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदी, पहले इतना देख लेते हैं। तो इसका जो उद्गम है ईब नदी का, वो है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला स्थान, रानी झूला नामक एक स्थान है खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी में रानी झूला नामक एक स्थान है जो कि पड़ता है आपका पंडरापाट जसपुर में। यहाँ से ईब नदी का उद्गम है। और इसका जो विसर्जन है संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो संबलपुर उड़ीसा में महानदी से मिल जाता है, महानदी में मिल जाता है। इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई, इसकी पहले कुल लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की बात करें तो है ओनली 87 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है सिर्फ एक जिला में ही बह पाता है, जसपुर। उसके बाद यहाँ उड़ीसा में संबलपुर में जाकर महानदी से मिल जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सीरी नदी, खोरुंग, सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी, सिरही, खोरुंग, डोरकी और मैनी नदी। अब उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य पढ़ लें। इसके लिए एक जो विशेष फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो ईब नदी में ही देखिए, ईब नदी का जो रेत है, इसमें रेत में क्या मिलता है? सोने का कण मिलता है। ईब नदी के रेत में सोने का कण मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। यह भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र के बाद सोन अपवाह तंत्र, जिसे गंगा अपवाह तंत्र भी बोला जाता है, नर्मदा और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। हालांकि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जब अपवाह तंत्र के बारे में बता रहा था छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में, उसमें बता ही दिया था, फिर भी जो छूट गए हैं उसको अभी देख लेते हैं। तो गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के
दक्षिण पश्चिमी सिरा, दक्षिण पश्चिम जो सीमा है कौन सी है? बीजापुर। ठीक है, तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा जो कि बीजापुर है, सीमा पर भद्रकाली से कोटरू तक ओनली 15 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिण पश्चिम सीमा जो बनाती है कौन? बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर में भद्रकाली से लेके कोटरू तक 15 किलोमीटर बहती है। अब इसका जो प्रवाह है दक्षिण पश्चिम में बोल रहा हूँ। ठीक है, जनरली गोदावरी नदी, गोदावरी प्रवाह बेसिन याद रखिए, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ठीक है, मतलब गोदावरी नदी प्रवाह का जो बेसिन है, गोदावरी नदी प्रवाह का जो बेसिन है जनरली छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग के जल को धारण करता है। ठीक है ना, अधिकतर। अब इसके बारे में यह भी बताया कि यहाँ महानदी अपवाह तंत्र के बाद, महानदी अपवाह तंत्र के बाद छत्तीसगढ़ का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। पहला बड़ा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद दूसरा जो है गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसकी जो छत्तीसगढ़ के कुल जल का यह 28.64% जल धारण करता है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में एक चीज़ और ही बताया था, इसका जो क्षेत्र, इसका जो एरिया है 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना बड़ा एरिया पे फैला है। अब इसकी प्रमुख नदियाँ जो है, प्रमुख सहायक नदियाँ जो है इसकी, इस अपवाह तंत्र की, तो जनरली जो भी बता रहा हूँ, जो भी सहायक नदियाँ हैं जनरली दक्षिण में ही, दक्षिण छत्तीसगढ़ की ही नदियाँ हैं। तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकिनी संखिनी, ठीक है, डंकिनी संखिनी नदी, इसके अलावा नारंगी नदी, एक है चिंतावागू नदी, गुडरा और निबरा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो जो गोदावरी, ये जो पहला इंद्रावती नदी बताई इसकी सहायक नदी, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती ही नदी ही है। ठीक है, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती नदी है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि गोदावरी नदी पर इम्पॉर्टेंट है, एक बांध है जिसका नाम है पोलावरम बांध। ठीक ना, गोदावरी नदी पर क्या है? पोलावरम बांध है। अब ये पोलावरम बांध से एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, ये पोलावरम बांध इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है? विवादित है। अब मैं पूछूं कि पोलावरम बांध किससे रिलेटेड है, कौन से नदी से संबंधित है? तो गोदावरी नदी से संबंधित है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी
मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी मिलकर ही कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, अब बारी बारी से इसकी जो सहायक नदियां हैं, जनरली सहायक नदियों में हम लोग 3 ही नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंद्रावती, दूसरा सबरी, ठीक है ना, और एक इम्पॉर्टेंट और नदी है बाघ नदी करके, वो इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली वहाँ बाघ नदी जो है वो डायरेक्टली गोदावरी नदी से नहीं मिलती है, वो एक वेन गंगा नामक नदी है, उसमें पहले मिलती है बाघ नदी, उसके बाद ही गोदावरी नदी से मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, परीक्षा दृष्टि से बाघ नदी भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंद्रावती नदी के बारे में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। पहला फैक्ट तो यही हो गया, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। ठीक है, दूसरा, अब देखते हैं उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, तटीय शहर, कोई जलप्रपात, प्राचीन नाम। ठीक है, इतना पहले देख लेते हैं। तो जो इंद्रावती नदी है, इसका जो उद्गम है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा राज्य का एक स्थान है। ठीक है ना, कालाहांडी जिला, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा में इसका उद्गम है। इसका जो विसर्जन है भद्रकाली, भद्रकाली में किससे मिलती है? गोदावरी नदी से। भद्रकाली में यहाँ गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 264 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 3 ही जिलों में बहता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इसका तटीय क्षेत्र जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम। इसमें एक जलप्रपात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। इसके बारे में बताया भी हूँ, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा जलप्रपात है। अब इसकी जो प्राचीन नाम है, तो इसकी जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी प्रवाह दिशा भी कभी कभी पूछ देता है कि यह नदी, इंद्रावती नदी किस दिशा में बहती है, तो यह पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके सहायक नदियों से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगा, एक पॉइंट। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं पूरी देख लीजिए आप। कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, तालपेरू, चिंतावागू, संखनी, डंकनी। संखनी अलग है, डंकनी अलग नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनकी सहायक नदियां जैसे कि कोटरी नदी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा जो एग्ज़ाम में आता है। पहला तो इसका प्राचीन नाम आ चुका है। इसका जो प्राचीन नाम है वो याद रखिए, इसका परलकोट, कोटरी नदी का परलकोट।
और इसका उद्गम भी पूछता है। राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी पे इसका उद्गम है। नेक्स्ट इसका जो पूछता है, इसका विसर्जन कहाँ होता है। इसका जो विसर्जन है, उद्गम तो पूछा है, विसर्जन जो होता है बीजापुर में। किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की। तो इंद्रावती में, बीजापुर में इंद्रावती नदी में हम मिल जाती है। अब ये जो कोटरी नदी है, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती की नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कोटरी नदी है। इसके अलावा इसमें इसका जो बेसिन है वो भी पूछता है कि कोटरी नदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के किस ओर स्थित है। तो इसका जो बेसिन है छत्तीसगढ़ के सेम दक्षिण, जो कि गोदावरी के लिए बताया, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका जो बेसिन है कोटरी नदी का छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरी सहायक नदी नारंगी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती की 3 ही सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक ही पॉइंट हो याद रखिएगा। जो कोंडागांव शहर है इसी नदी के तट पर है। कोंडागांव शहर तट पर स्थित है, नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव शहर। नेक्स्ट इसकी जो डंकिनी नदी है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डंकिनी नदी के बारे में पढ़ लेंगे, शंखनी के बारे में भी देख लेंगे। उसके अलावा किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डंकिनी के से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो याद रखिएगा। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, डंकिनी और शंखनी नदी, डंकिनी और शंखनी नदी का जो संगम है उसी में ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। डंकिनी तथा शंखनी मंदिर का जो संगम है दंतेवाड़ा में, वहीं पे ही क्या है, दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। अब शंखनी नदी यहाँ पे बताया, तो इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स याद रखिएगा। शंखनी नदी से रिलेटेड 2 फैक्ट्स, हालांकि जो शंखनी नदी है वो डंकिनी नदी में ही मिल जाती है, ठीक है ना। और इसका जो उद्गम है शंखनी नदी का उद्गम देख ही लीजिए, नंदीराज चोटी। उद्गम जो है नंदीराज चोटी जो है बैलाडीला में, वहाँ पे शंखनी नदी का उद्गम है। अब इससे रिलेटेड 2 फैक्ट याद रखिएगा। शंखनी नदी का जो जल है इसका रंग क्या है, रक्ताभ, मतलब रक्त के समान लाल है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है, तो शंखनी नदी को कहा जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो शंखनी नदी है। और शंखनी नदी डंकिनी नदी में मिलती है, और डंकिनी नदी किस में मिलती है, जाके इंद्रावती नदी में, और इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। हाँ, चूँकि मैं इंद्रावती नदी के बारे में बता रहा था, उसकी सहायक नदियाँ जब बताया तो उसकी सहायक नदियों के अंदर का भी बता दिया। अब इंद्रावती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और हैं, इम्पोर्टेंट कुछ विशेष तथ्य और हैं। इसे क्या कहा जाता है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। नेक्स्ट, 1-2 चीज़ और हैं। यह एक अध्यारोपित नदी है, यह एक क्या है, अध्यारोपित नदी है। दूसरा, यह जो है बस्तर की पठार तथा गोदावरी बेसिन
बस्तर का पठार तथा गोदावरी बेसिन की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब गोदावरी की जो दूसरी सहायक नदियां हैं, इंद्रावती के बाद दूसरी जो सहायक नदी है सबरी नदी, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सबरी नदी, उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदी, प्राचीन नाम। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। तो इसका जो उद्गम है नंदपुर पर्वत, नंदपुर पर्वत जो कि पड़ता है कोरापुट उड़ीसा में, यहाँ उसका सबरी नदी का उद्गम है। इसका जो विसर्जन है आंध्र प्रदेश में कूनावरम के पास किसमें मिलती है? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 173 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है तो ओनली 2 जिलों में बहता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा। इसकी जो सहायक नदी है कांगेर, मालेगर। अब कांगेर पढ़ा है तो कांगेर की जो सहायक नदी है कि याद रखिएगा, कांगेर की एक सहायक नदी है मुनगा बहार। ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है कि मुनगा बहार कौन सी नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना। इसकी जो प्राचीनतम नदी है, इसका जो प्राचीनतम नाम है कोलाब नदी। अब मैं यहाँ पे आपको बताया कि सबरी नदी की एक सहायक नदी कांगेर नदी है और कांगेर नदी की एक सहायक नदी जो है मुनगा बहार। अब मुनगा बहार जब मैं बताया तो मुनगा बहार से एक चीज़ याद रखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। बाकी कांगेर नदी के किनारे ही कांगेर घाटी परियोजना। ठीक है। और कांगेर नदी में ही ये बताया था कि एक भैंसा दरभा नामक स्थान है जहाँ पे मगरमच्छ को संरक्षण किया गया है। अब यहाँ पे कांगेर नदी से रिलेटेड 2 फैक्ट्स और याद रखिएगा। कांगेर नदी से रिलेटेड एक फैक्ट तो बता ही दिया आपको कि भैंसा दर्रा नामक स्थान है। ठीक है ना। अब इसके बाद सबरी नदी के बारे में ही 2 चीज़ और याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी बनाती है। ठीक है ना। सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। दूसरा चीज, राज्य का एकमात्र नदी है, राज्य का यह एकमात्र नदी है जिसमें कोंटा सबसे नीचे, छत्तीसगढ़ में जो है कोंटा सबसे नीचे है। कौन से जिले में आता है? सुकमा। तो याद रखिएगा कि राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा यानी कि सुकमा से आंध्र प्रदेश तक कितना किलोमीटर? आंध्र प्रदेश तक नहीं, पूरा आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक, कूनावरम में ही जाके यहाँ गोदावरी से मिलती है ना। तो कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन सुविधा है। मतलब कि राज्य का एकमात्र नदी जो है सबरी नदी, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोंटा जो कि आता है सुकमा जिले में, कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट एक मैं बता दूं इम्पोर्टेंट नदी है, वो बाघ नदी। इससे रिलेटेड
उद्गम इसका याद रखिए, कुलझारी पहाड़ पर्वत या पहाड़ी राजनांदगांव में इसका उद्गम है। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, यह डायरेक्टली गोदावरी में नहीं मिलता, वेनगंगा नदी से मिलकर गोदावरी में मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये जो है इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के बीच की जो सीमा रेखा बागमती बनाती है। अब मैं आपको बोलूं कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बीच सीमा रेखा कौन बनाती है, वो है सबरी नदी। और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है तो वो है आपका बाघ नदी। इसके बाद हम लोग सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और अंत में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना और भी कुछ नए अलग अलग नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके प्रवाह क्षेत्र, नदियों के नाम, उनके पुराने नाम, प्रत्येक नदियों के नाम और सेपरेट उनका जो लंबाई है वो, और जो नदियां सीमा रेखा बनाती है जिलों के बीच या राज्य के बीच, ठीक है, उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब नदियों के प्राचीन नाम को अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अब पर्वतों के भी प्राचीन नाम बताऊंगा, ठीक है। ये जो अपवाह तंत्र जब खत्म हो जाएगा, गोदावरी खत्म हो गया है, उसके बाद आपका सोन, फिर ब्राह्मणी और नर्मदा, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और क्या बच जाएगा, नदियों के किनारे जो शहर इम्पोर्टेंट जो शहर उपस्थित हैं, इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, कौन से जलप्रपात कौन सी नदियों पे है, कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंचाई के बारे में बताऊंगा कि हाँ, बांध परियोजना, एनीकट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में हम लोग कृषि पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कृषि के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।